जय हिंद साथियों। यह है पूरा करंट अफेयर। जनवरी महीने से लेकर अब तक का पूरा करंट अफेयर कराया जाएगा इसी चैनल पर, देखना बिल्कुल ना भूलें। और स्टार्ट करते हैं जनवरी से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का। पहला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। MCQs बेस्ड रहेगा, PDF का जो भी फॉर्म रहेगा इसमें से आप क्वेश्चंस को करंट के क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी COSC के सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चंस में पहला बिल्कुल सही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय नौसेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वरीधारी अधिकारी और रक्षा मंत्री के मुख्य कार्यकारी। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना के सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वरीधारी अधिकारी और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। तो इसी के साथ दोनों सही होंगे, तो वन और बोथ दोनों करेक्ट। रक्षा मंत्रालय ने 2025 के सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। देखो क्वेश्चंस ये था, लेकिन अभी करंट अफेयर्स पे चर्चा चल रही थी। करंट का क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सशस्त्र बलों को बहुडोमेन एकीकृत संचालन में सक्षम तकनीक के रूप में उन्नत युद्ध तैयार बल में बदलना। भारत में रक्षा सुधारों का विकास स्वतंत्रता के बाद युग का 1947 से 1961 के बीच का काल रहा है। चुनौतियां क्या रही हैं? आयात पर भारी निर्भरता। क्या रहा है कि आयात पर भारी निर्भरता। हम रूस से, अमेरिका से, इजराइल से, फ्रांस से, तो कई देशों से हम सशस्त्र बल के जो हथियार हैं, मिसाइल हैं, लड़ाकू विमान हैं, इन सबको अपने यहाँ मंगाते हैं। तो अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। 1962 के युद्ध के बाद पुनर्गठन, संरचनात्मक समायोजन, सैन्य तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भौगोलिक कमांड और परिचालन ढांचे को मजबूत किया गया है। यानी 1962 के बाद जब हमारा चीन से युद्ध हुआ, इसके बाद हमने ये सोचा कि हम क्यों ना जो हमारा रक्षा का जितनी सारी हेलीकॉप्टर हैं, लड़ाकू विमान हैं, मिसाइल हैं, उनको हम क्यों ना घर में ही बनाएं, अपने भारत में ही उनको असेंबल करें। कारगिल युद्ध सुधार 1999 से 2001, समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त संचालन में सुधार के लिए रक्षा खुफिया एजेंसी 2002, तीनों सेनाओं के कमान और एकीकृत रक्षा स्टाफ की स्थापना। यानी जो तीनों सेनाओं का रक्षा स्टाफ है उसकी हमने स्थापना की। खुफिया एजेंसियों को एक्टिव किया, कारगिल युद्ध के बाद किए थे, चेंजमेंट रहे। अगला क्वेश्चन है, पैंगोंग सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन 3, पर्यटकों को झील को देखने के लिए इनर लाइन परमिट की। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो रॉन्ग है। कहा कि झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई, ऐसा नहीं है। पर्यटकों को झील देखने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। पहले था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चेंज हो गया है, इनर लाइन परमिट की आवश्यकता अब नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, पैंगोंग सी
पैंगोंग सो जो झील है वहाँ पर छत पर शिवाजी महाराज की बहुत ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, ये देख सकते हैं। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के किनारे मराठा योद्धा छत पर शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की है। पैंगोंग सो झील के बारे में, स्थान पैंगोंग झील लद्दाख चीन सीमा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नियंत्रण विभाग, भारत झील के लगभग 1/3 हिस्से को नियंत्रण करता है, जबकि चीन लगभग 2/3 हिस्से को नियंत्रण करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पैंगोंग झील से होकर गुजरती है। लवणता, पैंगोंग झील एक खारी झील है, भले ही वह बहुत ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के दौरान झील की सतह पूरी तरीके से जम जाती है। एंडोरेक झील यह एक एंडोरेक झील है। इसका अर्थ है यह अपने पानी को बराबर रखती है और समुद्र या नदियों जैसे बाहरी जल निकायों में पानी के बहाव को रोकती नहीं है। यानी एक तरीके से क्या करती है, ये अपने पानी के जो लेवल है उसको बराबर रखती है और बाहरी जल निकास में पानी के बहाव को रोकती नहीं है, जाने देती है। रंग विभिन्नताएं, झील रंग बदलने की एक अनोखी क्षमता प्रदर्शित करती है, जो हरे, नीले, कभी कभार लाल रंग के सेट्स दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन सूर्य के प्रकाश के कण और मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पैंगोंग झील की उत्तरी तट पर समाप्त होती है। अगला आते हैं क्वेश्चंस पे। भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के किनारे मराठा योद्धा छत पर शिवाजी की एक प्रतिमा स्थापित की है। हाँ, पिछला क्वेश्चन है, चलो वही है जो बता गए हैं आपको। बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 भारतीय सैन्य कर्मियों का एक दल नेपाल रवाना हो गया है। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलखंडी में आयोजित होगा। सूर्य किरण अभ्यास के बारे में, अभ्यास की प्रकृति, भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आवृत्ति सालाना आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के द्वारा बारी बारी से आयोजित होता है। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी जो है द हिंदू से है। लिखा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। यह समिट जो इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कलाकार हैं जैसे, और क्रिकेटर हैं, और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र के सिनेमा और खेल जगत के लोगों को शामिल होंगे इस पे। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान घोषणा किया कि भारत 2025 में गोवा में पहली बार विश्व सब मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार गोवा में। वेब्स के बारे में, इसका मतलब है विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन। यह एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन उद्योग में संवाद, व्यापार, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। आयोजक सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल मिशन किस सेना के बीच शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था भारत और इजराइल और सीरिया के बीच। किसके बीच? इजराइल और सीरिया के बीच बनाया गया था। ये इजराइल और सीरिया के बीच बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के सेवा कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के बारे में, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974
1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य इसका ये था कि 1974 की शुरुआत में इजराइल सीरिया के क्षेत्र में संघर्ष की तीव्रता के बाद इजरायली जो बल था, इजरायली बलों के बीच युद्ध विराम विघटन समझौते की निगरानी करना था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कैंप फवार सीरिया में है। वित्त पोषण UNDOF को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत अलग अलग खाते के माध्यम से पैसा आता। सैन्य योगदान कई देशों की सेनाएं और पुलिस इसमें भाग लेती है। अब एक क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है हड़प्पा सभ्यता का, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, अधिकांश लिपि चित्रात्मक प्रकृति की है। बिल्कुल सही, पहला आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, लिपि ज़्यादातर बाएं से दाएं लिखी गई। देखो इसमें क्या था कि लिपि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, यानी दोनों तरफ लिखी गई, एक तरफ नहीं लिखी गई बल्कि दोनों तरफ लिखी गई। इसलिए आपका ऑप्शन जो बी वाला है, दूसरा ऑप्शन है, वो गलत हो जाएगा। लिपियों को अभी तक समझा नहीं गया है। हाँ, ये तो बात सही है कि लिपियों को अभी तक समझा नहीं गया है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो आपका सी नंबर आएगा, पहला और तीसरा। देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि है। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कुछ लिपि इस प्रकार से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए समझने वाले संगठन को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सिंधु घाटी लिपि के बारे में, सिंधु लिपि हड़प्पा, मोहनजोदारो और धौलीवीरा के मोहरों, मिट्टी के बर्तन और गोलियों पर पाई जाती है। यह लिपि है वो चित्रात्मक है, यानी चित्रात्मक, इसमें अक्सर पशु और मानव की आकृतियाँ दी गई हैं। वेस्टोफेडन शैली का प्रयोग किया गया है। ये इसमें एक पंक्ति में बाएं से दाएं और अगली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखा गया है। अस्पष्ट प्रकृति व्यापक शोध के बावजूद लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। संख्यात्मक प्रणाली अंक प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित है। इसमें एकल नीचे की ओर स्टॉक इकाइयाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्धवृत्त दाही का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ चर्चा में रहा है। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल सही है, पहला वाला। इसके बाद आते हैं दूसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, बिल्कुल सही है। जिला नियोजन के लिए स्थायी संरचना प्रदान करना, तीसरा बिल्कुल नहीं सही है। तो आप टिक करोगे 1 और 2 में। किसमें? 1 और 2 में। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया। पंचायत से संसद 2.0 के बारे में कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय महिला द्वारा लोकसभा सचिवालय जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इस क्रियान्वयन से 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जाति की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। यानी इसमें यह है कि पंचायत 2.0 में इतने ग्राम प्रधान हैं जो उनको पंचायत का
का पूरा बताया जाएगा, संसद भवन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि देखो ऐसे ऐसे सब सिस्टम है, सब बताया जाएगा उसके बारे में। उसी के लिए है ये कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है। कार्यक्रम के विशेषज्ञों और संसद सदस्यों सांसदों के नेतृत्व में इंटरैक्टिव कार्यशाला और सत्र शामिल हैं। प्रतिनिधि नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निर्देशन का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में प्रतिनिधियों का नेतृत्व करेंगे। यह पहल पंचायत में संसद 2024 कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। इसमें पूरे भारत की 500 महिला सरपंच शामिल होंगी, वही ये भी बताया था आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।